ये कहानी है लालची किसान की भोली गाय। किशन अपनी गाय पारो को चारा खिलाते हुए उसे दुलार रहा होता है। अरे मेरी पारो रानी, आज कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे। अब मैं इसे सबसे पहले नहलाऊंगा, उसके बाद इसे बढ़िया बढ़िया चारा खिलाऊंगा। पर मेरी गाय तो अभी से चारा खा रही है। कोई बात नहीं, दोबारा खा लेगी तो मोटी हो जाएगी और फिर भर भर कर बाल्टी भर दूध देगी। तभी किशन की बीवी विनीता बाहर निकल कर आती है और किशन के पास जाकर कहती है, आप अपनी गाय को दुलार करते रहते हैं। इतना ध्यान अगर आप मुझ पर देते तो हमारे आंगन में भी एक दो बच्चे खेल रहे होते। तुम भी कैसी बात करती हो विनीता। अरे ये गाय भी तो हमारे बच्ची जैसी है। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए शाम को आते हुए एक घंटी लेकर आऊं। किशन ऐसे ही पारो से प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। पारो भी प्यार से पूंछ हिला रही होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में विनीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और विनीता के इलाज में बहुत पैसे बर्बाद हो जाते हैं। किशन का घर भी बिक गया था। विनीता अपनी आखिरी सांस लेते हुए किशन से कहती है, अजी कुछ दिनों के बाद में वो साहूकार हमारा घर भी हमसे छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब हमें हमारी पारो को बेचना होगा। पर आप पारो को बेचने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? पारो तो आपकी जान है और आप तो उसे अपनी बच्ची की तरह मानते हैं। अगर पारो में मेरी जान बसती है तो तुम में भी मेरी जान बसती है विनीता। मैं तुम्हें भी कुछ होते हुए नहीं देख सकता। मैं साहूकार को पारो को बेचकर पैसे दे दूंगा और वो हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे देगा। फिर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। किशन ये बोलता कि उसकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगते हैं। विनीता पूरी रात में दर्द में तड़पती रहती है। तो वहीं किशन पारो के जाने के गम में विलाप कर रहा होता है। अगले दिन वो अपने एक दोस्त रघु को पारो को बेच देता है और उसे देते हुए कहता है, रघु भाई, तुम इस पारो का ध्यान रखना। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। उम्मीद है कि इसे तुम्हारे घर भी उतना ही अपनापन मिलेगा जितना मेरे घर मिला है। अरे कैसी बातें करते हो किशन भाई। अरे ये एक जानवर है। जानवर को जानवर की तरह ही रखना चाहिए। लगता है तुम्हें जानवर से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। किशन अब इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और वो चुपचाप मुंह लटकाए अपने घर आ जाता है। जब वो घर आकर देखता है तो उसकी बीवी विनीता भी अब स्वर्ग सिधार गई थी। वो उसके शव के पास बैठकर रोने लगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती विनीता। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया। तुम्हें रोकने के लिए मैंने अपनी पारो तक को बेच दिया। मुझे छोड़कर मत जाओ। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि विनीता इस दुनिया में नहीं थी। किशन भी अब अपने दुखों में चूर था क्योंकि उसके दोनों जिगर के टुकड़े पारो और विनीता उसे छोड़कर चले गए थे। किशन अब हताश और निराश होकर शहर की ओर प्रस्थान कर जाता है। वहीं पारो अपने नए घर में नए लोगों को देखकर हैरान थी। जैसे ही राघव पारो को देखकर आता है तो राघव की बीवी मधु कहती है, ये क्या है जी? अब कौन सी आफत आप अपने साथ उठा कर ले आए हैं? आफत नहीं मधु, मैं खजाना लेकर आया हूँ। ये गाय बहुत दूध देती है। बहुत ज्यादा आमदनी का दूध बेचकर अब हम अपनी आमदनी दोगुनी कर लेंगे। तभी घर से उसकी दूसरी बीवी प्रिया निकल कर आती है और कहती है, लालच के चक्कर में आपने अपनी पत्नी तो दोगुनी कर ही दी, अब आमदनी भी दोगुनी करके ही मानोगे क्या? जी हाँ, हमारे पिता के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए आपने उसकी दोनों पुत्रियों से शादी कर ली ताकि हमारे पिता की सारी संपत्ति आप खुद हड़प ले। और कितना लालच दिखाएंगे जो किसी और की गरीब किसान की गाय को आप खरीद कर ले आए। मैंने तुमसे यहाँ फालतू बकवास करने का नहीं बोला है। दोनों बहनें हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जब देखो मेरे खिलाफ मुहिम चला कर रखो। चुपचाप जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ और इस गाय को कहीं कोने में बांध दो। कुछ रूखी सूखी इसके आगे भी डाल देना। इस तरह रघु हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। वहीं पारो की आंखों में अभी भी किशन और विनीता के वापस आने की आस थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पुराने मालिक उसे बेचकर जा चुके हैं। कुछ दिनों तक वो गाय कुछ नहीं खाती और ये सब होता देखकर एक दिन मधु ने रघु के पास जाकर कहा, सुनिए ना, ये पारो तो थोड़ा भी चारा नहीं खा रही, ऐसे तो ये कमजोर हो जाएगी। अरे कमजोर होती है तो हो जाए, चारा नहीं खा रही है तो अपना ही तो चारा बचेगा ना।
ये कैसी बात करते हैं? अगर वो चारा नहीं खाएगी तो वो दूध कैसे दे पाएगी? अरे नहीं नहीं, अगर उसने दूध नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने देखा है किशन अक्सर उससे प्यार से बात किया करता था, तभी जाकर वो चारा खाती थी और दूध देती थी। मैं भी जाकर उससे प्यार से बात करता हूँ, जिसके बाद वो अपने आप दूध देगी और चारा भी खाएगी। जिसके बाद में अब रघु पारो के पास जाता है और उसे प्यार से पुचकारने लगता है। कितनी प्यारी है मेरी पारो, कितनी सुंदर लग रही है। अभी ये सफेद सफेद दूध देगी और फिर उस दूध की मैं चाय बनाकर पीऊंगा। चलो पारो, सबसे पहले थोड़ा सा चारा खा लो। रघु के मुंह से मीठी मीठी बातें सुन के अब भोली पारो भी पूंछ हिलाती है और चारा खाने लगती है। ये देख मधु प्रिया भी बहुत खुश होती है कि कम से कम पारो ने कुछ खाया तो। अब ऐसे ही रघु हर दिन किया करता। वो पूरा दिन पारो के पास भी नहीं आता और सिर्फ उसे दूध देने के समय प्यार से मीठी मीठी बातें बोलकर उससे दूध लिया करता। भोली गाय कहाँ ही लालची किसान की इस चालाकी को समझ पाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन मधु और प्रिया रघु के पास आकर कहती है, अजी सुनिए ना, ये पारो बेसुध होकर बैठी हुई है। मुझे तो लगता है कि हमें उसे किसी वैद्य को दिखा देना चाहिए। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हाँ जी, अगर उसे कुछ हो गया तो बेकार में बेजुबान जानवर की हत्या का पाप लगेगा हमें। वैसे भी दो दो बीवियां होने के बाद आपके पास कोई संतान भी नहीं है। अगर दो दो पत्नियां होने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है तो इसमें तुम दोनों का दोष है। इसको इतना खुश होकर बताने की जरूरत नहीं है। एक ही घर से दो लड़कियां लाने के नुकसान झेल रहा हूँ मैं। दोनों ही काम की नहीं निकली। और रही उस गाय की बात, जब मैं अपनी पत्नियों से प्यार से बात नहीं कर सकता रोज, तो उस गाय से कैसे करूँगा? आज तो उस गाय को मेरा असली रूप देखना ही होगा। ये बोलकर रघु अब एक मोटी सी लाठी उठाता है और गाय के पास जाता है और उस पर लाठी से बौछार करने लगता है। बेचारी गाय बहुत रोती है और आवाज लगाती है। मधु और प्रिया रघु के डर के मारे अब उसके पास भी नहीं जाती। अब देखता हूँ तू दूध कैसे नहीं देती। तुझे अपने पुराने मालिक से प्यार से बात करने पर दूध देने की आदत थी ना, अब तू मेरे डर से ही दूध देने लगेगी। रघु अब थमने के बाद आराम करने चला जाता है। पारो जो एक मासूम सी गाय थी, जिसे अपने मालिक से अगर कुछ चाहिए होता था तो वो स्नेह और प्रेम वो अपने मन में बोलती थी। ना जाने मेरे मालिक ने मुझे किन मजबूरी की वजह से इस लालची किसान को बेच दिया, लेकिन मैं बेबस जानवर और कर भी क्या सकती हूँ। पारो अपने मन ही मन में बोलती है, जिसके बाद वो दुखी से चारा खाने लगती है, क्योंकि अगर वो चारा ना खाती तो वो सच में दूध ना दे पाती और उसका कुटिल, निर्दयी और लालची मालिक उसे मारने में जरा भी संकोच नहीं करता। देखा कैसे मेरे डर से इस बार इस पारो ने दुगना दूध दिया है। अरे ये लातों की भूत है, बातों से कहाँ मानने वाली थी। इसे किशन ने ज्यादा ही सर चढ़ा लिया था। अब आई ना इसकी गाड़ी पटरी पर। रघु बहुत ही खुश हो रहा था और अब ये उसकी आदत हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर वो अपनी गाय को मारेगा तो वो दुगना दूध देने लगेगी और उससे डरने लगेगी। एक दिन रघु बुरी तरह से उसे मार रहा होता है, तभी मधु प्रिया बीच में आ जाती है। अजी बस कीजिए, आप प्यार से भी इससे बात करेंगे तो ये आपको उतना ही दूध देगी जितना आपको चाहिए। आपको इस निर्दोष पर इतना अत्याचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हम आपसे वादा करते हैं कि ये रोज एक बाल्टी भरकर दूध दिया करेगी। बस इसे और मत मारिए। ठीक है, मुझे बस रोज एक बाल्टी भरकर दूध मिल जाना चाहिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्यार से दूध देती है या फिर मार खाकर। तुम ही करो इससे मीठी मीठी बातें, मुझे बस मेरा काम बनता हुआ नजर आना चाहिए। जिसके बाद अब मधु और प्रिया पारो का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। अब वो उसे नहलाया करती है, उससे बातें किया करती है और पारो भी अब दुरुस्त होने लगती है। वो अच्छी मात्रा में दूध देने लगती है। लेकिन एक दिन जब रघु गांव के बाजार में टहलने गया होता है, तभी उसे गांव का हरिया मिलकर कहता है, अरे रघु भाई कैसे हो? आजकल तो गांव में नजर ही नहीं आते हो। सुना है जब से गाय लिए हो तब से तुम्हारे बारे नए द्वार खुल गए हैं और आमदनी भी दुगनी हो गई है। हाँ, क्या करूं, किशन को पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि उस गरीब पर एहसान कर दूं, इसीलिए मैंने उसकी गाय को खरीद लिया। अब थोड़ा बहुत दूध देती है जिससे कुछ पैसे आ जाते हैं घर में। अरे तुमसे काम था, हमें भी हमारे घर में दूध लगवाना था और हमारे पड़ोसी को भी। तो अगर तुम्हारी गाय का दूध अच्छा है तो कल से हमारे घर में भी दूध भिजवाने लग जाओ। ठीक है,
लेकिन मैं प्रतिदिन पैसे लूंगा भाई। मैं उधारी पर विश्वास नहीं करता। बस इतनी सी बात। अरे आप बस हमें दूध देने आ जाना, बदले में पैसे ले जाना, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो समझो आपके घर कल से दूध पहुंचेगा। अभी मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरी गाय का चारा खाने का समय हो गया है, उसका ध्यान भी तो मुझे ही रखना पड़ता है। जिसके बाद में रघु अब अपने घर आता है और वो काफी खुश था। उसे देखकर उसकी पत्नी मधु और प्रिया से कहता है, क्या बात है जी, आज तो बहुत चहक रहे हो। अरे सब कुशल मंगल तो है ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? सब कुशल मंगल है, इसीलिए तो चहक रहा हूँ। तो थोड़ा हमें भी बता दीजिए कि क्या खुशी की बात है। जिसके बाद रघु बताता है कि उसे हरिया और एक दो घरों में दूध का काम मिला हुआ है। ये सब कुछ बात सुनकर उसके चेहरे की खुशी अलग ही हो जाती है। जिसको देख मधु कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास एक ही तो पारो है और वो इतना दूध नहीं दे सकती कि हम और घरों में भी दूध बेच सके। आप हरिया को और बाकी लोगों को सबको मना कर दीजिए। जितने घर हमने दूध देने के लिए बांध रखे हैं उतने ही बहुत हैं। हाँ जी, मधु दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमारी पारो इतना दूध भी नहीं देती है कि वो घरों घरों में बांटा जा सके। आप हरिया और बाकी लोगों को मना कर दीजिए। तुम जब भी बोलती हो उल्टा ही बोलती हो। अब उसे दूध देना ही होगा क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। जिसके बाद अगले दिन मधु और प्रिया एक बाल्टी दूध पारो से निकाल लेती है और उसके बाद रघु और एक बाल्टी लेकर पारो के पास जाता है और पारो से कहता है, सुन पारो, अब जल्दी से मुझे दूध दे। मुझे हरिया और बाकी घरों में भी दूध पहुंचा कर आना है। रघु की बात सुनकर पारो उसे दूध नहीं दे पाती और ये देखकर अब रघु लाठी उठा लेता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन पारो भी अब अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग उठाकर उस पर हमला करती है और रघु दूर जाकर गिरता है। हे भगवान, बचाओ मुझे, मेरी टांग टूट गई, मेरी कमर, मेरी सारी हड्डियां जवाब दे गई। ये पारो तो बहुत सीधी गाय थी, फिर इसने इतना बड़ा हमला मुझ पर कैसे कर दिया? अरे कैसी गाय है ये जो अपने ही मालिक पर हमला कर रही है? मधु और प्रिया रघु के चिल्लाने की आवाज सुनकर रघु को नीचे गिरा देख मधु कहती है, आपसे कितनी बार कहा था कि पारो और दूध नहीं दे सकती, फिर भी आपने जबरदस्ती की, इसलिए ये सब हुआ है। मैं आपको कितना समझाऊं कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, इसलिए लालच करना छोड़ दीजिए। ये सब बाद में बोलना, सबसे पहले मुझे उठाकर मेरे खाट पर आराम करने दो। इस गाय को तो मैं बाद में ठीक होने के बाद बताऊंगा। प्रिया रघु को सहारा देकर उठाती है और वो खाट पर जाकर लेटा देती है। कुछ दिन तक तो वो खाट पर पड़ा रहता है और उन दिनों पारो को आराम होता है क्योंकि अब पारो थोड़ा सा दूध दिया करती, जिससे मधु और प्रिया का गुजारा चल जाया करता था। अब बहुत खुश रहने लगी थी पारो, क्योंकि जहाँ उसके जीवन में किशन और विनीता का प्यार चला गया था तो वहीं उसे मधु और प्रिया का प्यार मिल गया था। पारो ने अपने मन में कहा, मधु प्रिया कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है और रघु से भी मेरे लिए लड़ाई करती है। मुझे इन दोनों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है, पर न जाने मेरे मालिक किशन कहाँ और कैसे होंगे। अपने मन में ये सब सोच रही थी पारो और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जब रघु बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वो पारो के पास आकर कहता है, बहुत आराम कर लिया तूने, अब वक्त आ गया है तेरा इस्तेमाल किया जाए और कुछ पैसे बनाए जाए। रघु ये बोलता है और बाल्टी लेकर पारो का दूध निकालने लगता है और पारो खुद ही अब 2 बाल्टी भरकर दूध दे देती है क्योंकि वो अब स्वस्थ हो गई थी और उसकी सेहत भी अब अच्छी थी। ये देखकर रघु को भी बहुत अच्छा लगता है। ये हुई ना बात, आज तूने बिना मीठी बातों और लातों के 2 बाल्टी भरकर दूध दे दिया है। इस दूध से मेरा काम निकल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और अब रघु खुद पारो का दूध निकालता और बेचारी सीधी सादी गाय अपना पेट भरने के लिए ऐसे ही रघु के पास जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन एक दिन उसकी आंखों से झज्जर आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसके सामने उसका पुराना मालिक किशन खड़ा था। मेरी पारो, कैसी है तू? तूने मुझे याद किया भी या नहीं? पारो भी अब किशन को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है जैसे ही वो अपनी खुशी को जाहिर करने की कोशिश कर रही हो। किशन आता है और प्यार से पारो को दुलारने लगता है। मेरी प्यारी पारो, मुझे माफ कर दे, मुझे तुझे छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। किशन पारो से ये सब बातें कर ही रहा था और पारो ऐसी अपनी गर्दन को हिला रही थी जैसे वो उसकी सारी बातें समझ रही हो कि तभी कमरे से निकलकर रघु आता है और कहता है, अरे किशन भाई, ये क्या कर रहे हो? मेरी गाय के पास क्यों खड़े हो?
वहाँ से दूर हो जाओ। रघु भाई, मैं तुमसे इस गाय को खरीदने आया हूँ। मैं निराश होकर विनीता के जाने के बाद शहर चला गया था। वहाँ मैंने भगवान की कृपा से बहुत अच्छा काम जमा लिया। उसके बाद मैं वहाँ से सब कुछ बेचकर वापस इस गांव में आ गया। मैंने अपना घर वापस ले लिया है। अब मैं अपनी बच्ची पारो को ले जाने आया हूँ। इसे क्या कोई आश्रम समझा है जो जब मर्जी अपनी गाय को यहाँ छोड़ जाओ और जब मर्जी ले जाओ? मैंने तुमसे इस गाय को खरीदा है और मैं तुम्हें अभी ये गाय वापस नहीं करने वाला। ऐसी बातें मत करो रघु भाई। सिर्फ गाय नहीं बल्कि ये मेरी बेटी जैसी है और अब मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। रघु ने ये बात सुनकर हंसते हुए जवाब दिया। अगर ये गाय तुम्हारी बेटी जैसी होती तो तुम इसे मेरे पास बेचकर नहीं जाते। भूलो मत, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी अमानत है और मैं इसे तुम्हें वापस नहीं करने वाला हूँ। रघु भाई, तुमसे बहस नहीं करना चाहता। जितने पैसे तुमने मुझे इस गाय के बदले दिए थे उसके दुगने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरी पारो वापस कर दो। ये बात सुनकर रघु के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, ये किशन तो शहर से मोटी कमाई करके आया है। इससे जितने भी पैसे मांगूंगा ये इस मामूली सी गाय के बदले में देने को तैयार हो जाएगा। अब तो मैं इस गाय के बदले 4 गुना पैसे वसूल करके मानूंगा। दोनों के बीच में कहासुनी और गर्माहट बढ़ती जा रही थी कि तभी मधु और प्रिया अपने घर से निकलकर बाहर आती है और मधु कहती है, रघु जी, पूरा गांव जानता है कि किशन भाई कितने अच्छे हैं और इसको पारू को कितना स्नेह से रखते हैं। उन्हें तो विनीता दीदी की बीमारी के चलते पारू को बेचना पड़ा था। आप पारू को किशन भाई से दूर मत कीजिए। मधु, मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए नहीं कहा है, इसलिए अगर तुम चुप रहोगी तो इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना पारो इस घर से जाए ना जाए मैं इस घर से तुम्हें जरूर निकाल दूंगा। बस अब बहुत हुआ रघु जी। अगर मधु दीदी इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। उसके बाद आप इस घर में अपनी लालच के साथ रहते रहना। आज तक आपने पारो के साथ जितने भी अत्याचार किए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमें देखा नहीं जा रहा कि किशन भाई आपको पैसे देकर पारो को वापस ले जाने आए हैं और आप तब भी लालच के अंधे हो चुके हैं। हाँ प्रिया, चलो, अब हमें इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। जहाँ जानवरों की इज्जत नहीं वहाँ हमारी क्या इज्जत होगी, ये ख्याल अब हम कभी भी नहीं सोच सकते। मधु प्रिया भी अब घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है। धीरे धीरे ये बात पंचायत तक पहुँच जाती है और उसके बाद सरपंच जी का फैसला आता है। देखो गाँव वालों, किशन भाई ने अपनी गाय को मजबूरी के चलते रघु को बेचा था और अब वो अपनी गाय को खरीदना चाहते हैं वापस। और वैसे भी उन्होंने हमेशा अपनी गाय को अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए हमें किशन भाई की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये पंचायत ये फैसला करती है कि रघु अब किशन भाई की गाय को वापस करेगा, वो भी दुगने दाम पर नहीं, इस दाम पर जिस दाम पर उसने उस गाय को खरीदा था। सभी लोग सरपंच जी का फैसला सुनकर खुश हो जाते हैं और रघु का नुकसान हो जाता है। जहां उसे किशन गाय के बदले 2 गुने दाम देने को तैयार था, वहां उसी दाम पर किशन गाय और पारो को वापस करना पड़ता है। वहीं मधु और प्रिया भी कुछ दिन नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। रघु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिया और मधु के मायके जाकर उनसे माफी मांगकर उन्हें वापस ले आता है और पारो को भी अपना पुराना मालिक वापस मिल जाता है और भोली गाय को लालची किसान से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है और वो अपने पिता समान मालिक कृष्ण के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।